होती है। तो जैसे पियाजे ने बताया है वैसे ठीक कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास की प्रक्रिया को चरणबद्ध किया है। बताया है कि 3 स्टेप में नैतिक विकास की प्रक्रिया होती है। उसके 3 स्टेप जो कोहलबर्ग ने समझाए हैं उसमें भी उन्होंने उप स्तर भी बताया है, यानी अवस्था में उप अवस्थाओं का भी वर्गीकरण किया है। क्या बताना चाहा है नैतिक विकास में, तो उसकी शुरुआत हम लोग समझेंगे। बेहद इजीली तरीके से आपको नैतिक विकास में समझाऊंगा। किताबें जब आप पढ़ोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास समझना, इसलिए कुछ बातों को पहले सावधानी से सुनिएगा, उसके बाद इसकी अवस्थाओं पर हम लोग चलेंगे, आसानी से इसकी बात समझ में आ जाएगी। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास को समझाने के लिए 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चों को, 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था, कहीं कहीं कोई किताब आप पढ़ोगे तो यहां से 4 वर्ष से लिख देगा वो 15 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे। दोनों बातें, आपको उम्र नहीं पूछी जाती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत को लेकर के उम्र नहीं पूछी जाती है कभी भी, क्योंकि कोहलबर्ग ने खुद अपने सिद्धांत में उम्र की व्याख्या नहीं की है। तो किसी किसी किताब में आपको 4 से 15 मिलेगा, किसी किसी किताब में आपको 4 से 10 मिलेगा। जो हम मान करके चलते हैं वो 4 से 15 मान करके चलते हैं। 4 से 15 साल के बच्चों को अपने सामने बैठाया और कुछ मॉरल कहानियां सुनाई गई, उनको नैतिक कहानियां सुनाई गई जिसमें तमाम तरीके की नैतिक उलझनें थी। यानी कि बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई गई जिन कहानियों में नैतिक समस्याएं थी, और उन कहानियों से बच्चों से प्रश्न पूछे गए और बच्चों ने जैसा उत्तर दिया उनके उत्तरों के आधार पर उनके नैतिकता के स्तर का निर्धारण किया गया। सबसे प्रचलित कहानी जो थी मैं आपको वो बताता हूं। ये कहानी इसलिए सुन लीजिए क्योंकि पिछली बार सीटेट के क्वेश्चन में सीधे सीधे कहानी से ही एक क्वेश्चन उठा दिया था। कहानी क्या सुनाई थी, जो सबसे प्रचलित कहानी, कहानियां तो कई सुनाई गई थी लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी थी वो ये थी कि कोहलबर्ग एक कहानी छोटी सी सुनाता है बच्चों को। क्या कहानी होती है, कहता है कि यूरोप में एक महिला बीमार थी। महिला के पति का नाम हिंज था। आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे ये नाम आपको मिलेगा। महिला के पति का नाम हिंज था। महिला बहुत बीमार थी। हिंज के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हिंज अपने सगे संबंधियों के पास जाता है, पैसे की व्यवस्था करता है, लेकिन दवा के बराबर का पैसा उसके पास इकट्ठा नहीं हो पाता। कंडीशन क्या थी कि दवा के जो लागत मूल्य था दवा का, उससे कहीं ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। कई बार ये प्रश्न सीटेट में ये पूछा है कि महिला को बीमारी कौन सी थी और दवा कौन सी थी। बहुत बेहुदा टाइप का प्रश्न ये हो जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। हमको उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना होगा। कैंसर से पीड़ित महिला थी। कैंसर के इलाज के लिए एक रेडियम एक तत्व था जो इसको लेना था। उसका दाम बहुत अधिक था, उसके निर्माण मूल्य से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। हिंज ने सारे प्रयास किए लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हुए उसके पास। मजबूरन हिंज दवा विक्रेता के पास जाकर के जितने पैसे इकट्ठे थे उतने पैसे से दवा लेने का प्रयत्न करता है, लेकिन दवा उसको नहीं मिलती है। अंत में वो थक करके रात्रि के समय दुकान को तोड़ करके दवा चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। इस कहानी को सुनाने के बाद कोहलबर्ग बच्चों से सवाल पूछता है। सवाल जो पूछे गए उसको पहले मैं समझा देता हूं। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, जब नैतिकता के स्तर को हम समझाएंगे, जब डिवाइड किया गया है स्टेप उसका, तब हम किस उम्र में बच्चे कौन सा किस स्तर पर बच्चे कौन सा उत्तर दे सकते हैं, इसकी संभावना आपको हम समझाएंगे। प्रश्न बच्चों से क्या पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया कि क्या हिंज का चोरी करना सही था। क्या एक पति का यही कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी करके लाए। क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवा के दाम पर अंकुश लगाया जाए। क्या दवा विक्रेता को अधिकार है कि वह दवा को लागत मूल्य से ज्यादा पर बेचे। कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे गए और अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जिन बच्चों की जितनी समझ थी उस अपनी समझ में, यानी कि अपने समझ के दायरे में उस प्रश्न को रख करके उत्तर दिए। उनके उत्तरों के हिसाब से कोहलबर्ग ने नैतिकता का स्तर निर्धारित किया। 3 नैतिक स्तर बताता है कोहलबर्ग। उन 3 नैतिक स्तरों में क्या क्या बताता है, तो सबसे पहला नैतिक स्तर जो समझाता है उसको समझाता है ये पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर की समय सीमा क्या होनी चाहिए, आप इसको मान सकते हो 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था। यहां पर इसको प्री कन्वेंशनल एज कहते हैं। जो पूर्व नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर होता है, परंपरा का मतलब होता है कि जो नियम या कानून सदियों से चले आ रहे हैं वो परंपरा होते हैं। परंपरा से भी पहले की बात कर रहा है, यानी यह स्तर क्या है, परंपरा से भी पहले का स्तर है। सबसे घटिया स्तर होता है नैतिकता का। इसको यह 3 उपस्तरों में डिवाइड करता है। आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था ये कहता है नैतिकता का स्तर है। दंड या आज्ञा पालन का स्तर ये मानता है। और तीसरा कहता है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता का। अभी डिटेल इनकी चर्चा करते हैं कि आत्म केंद्रित निर्णय, दंड या आज्ञा पालन क्या है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता क्या है। अभी इनको हम डिटेल समझाते हैं। पहले तो आप तीनों स्तर को समझिए, तीनों स्तर में कितने उप स्तर आते हैं उनको समझिए। दूसरा स्तर ये समझाता है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर को 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवधि तक माना जाता है। ये परंपरागत नैतिक स्तर होता है।
परंपरा का मतलब होता है जो सामाजिक नियम और कानून हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अकॉर्डिंग अपने नैतिकता का निर्माण कर लेना परंपरागत स्तर माना जाता है। इसको दो उप अवस्थाओं में ये वर्गीकृत करता है, या यूं कह लें कि दो उप स्तर इसके बताता है। एक बताता है परस्पर एकरूपता अभिमुखता का स्तर, और दूसरा बताता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता का। अभी ये शब्दावलियां आपको परेशान कर सकती हैं, धैर्य बनाइएगा, आगे हम इसको सरल शब्दों में समझाएंगे, अभी केवल स्तर समझा रहे हैं। आगे चलेंगे, तीसरा स्तर जो समझाया है, तीसरा स्तर जो उत्तर परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर तीसरा स्तर इसने समझाया है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। इसको दो उप अवस्थाओं में विभाजित करता है, एक सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इस प्रकार से तीन स्तरों को पुनः उप स्तरों में डिवाइड करते हुए कुल 7 उपस्तर इसने समझाए हैं नैतिक विकास के। अब हम लोग प्रत्येक उपस्तर की बात करेंगे कि किस उपस्तर में बालक की क्या नैतिकता होती है, कैसे वह नैतिक निर्धारण करता है, या अपने चरित्र की विशेषता किस तरीके से वो डिसाइड करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में सबसे पहला स्तर है आत्म केंद्रित निर्णय। आत्म केंद्रित निर्णय आत्म केंद्रित निर्णय को ईगो सेंट्रिक जजमेंट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो ईगो सेंट्रिक जजमेंट। ईगो को दूसरे शब्द में अगर कहेंगे तो अहम होता है, यानी अहम केंद्रित अवस्था, अहम केंद्रित नैतिकता बोल सकते हैं। ये ईगो वो नहीं जिसको घमंड बोलते हैं, वो ईगो की बात ये नहीं कर रहा है। आत्म केंद्रित, सबसे सटीक शब्द यही होगा, आत्म केंद्रित होकर के किसी बात का निर्धारण करना, किसी बात को सोचना और समझना। उदाहरण स्वरूप हम ले, पहले तो हम जो कहानी सुनाई गई है कोहलबर्ग के द्वारा नैतिकता के निर्धारण के लिए, उस कहानी से क्या उत्तर देता है बच्चा, जब वो आत्म केंद्रित निर्णय के स्तर पर होता है, यानी बेहद कम उम्र में होता है। टोटल अवस्था 4 से 8 वर्ष निर्धारित की जाती है यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर पर। तो जो कम उम्र के बच्चे हैं इसमें भी दो भाग में बटेंगे। जो बिल्कुल कम उम्र के हैं, यानी 4 से 6 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे हैं, उनका उत्तर अलग होगा, और 6 से 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे जो होंगे उनका उत्तर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिलहाल इस उम्र के सभी बच्चों को लेकर के चलेंगे तो 2 प्रकार का उत्तर निकलता है इनका। जिस 3 प्रकार का उत्तर निकला तो 3 प्रकार का उपस्तर इसने निर्धारित कर दिया। पहला उपस्तर ये समझाता है आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था, यानी ईगो सेंट्रिक जजमेंट होता है इनमें। ईगो सेंट्रिक जजमेंट में ये बच्चे उत्तर क्या देते हैं कि ताला तोड़ करके दवा चुरा लेना सही था, क्योंकि पहली वरीयता क्या देनी थी, उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी। ये ईगो सेंटर्ड है। ईगो सेंटर्ड में होता क्या है कि ऐसे स्तर पर बच्चे जो नैतिकता का निर्धारण करते हैं वो स्वार्थ के सांचे में ढाल करके देखते हैं। यदि झूठ बोलने से उनके किसी कार्य की सिद्धि होती है, उनका कोई कार्य पूरा हो जाता है या उनको कोई लाभ होता है, तब वो झूठ बोलने को नैतिकता मानेंगे, उसे अपने हिसाब से तर्कों के जरिए सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, उसे वो कभी भी गलत नहीं मान सकते हैं। आत्म केंद्रित स्तर पर जब बालक होते हैं तो इस अवस्था में बालक क्या करते हैं कि अगर उनको भूख लगी है तो भूख लगी है, चोरी करके कुछ चीज चुरा करके खा लेने को ये चोरी नहीं मानते हैं, उसको अपने नैतिकता में ये सही कार्य मानते हैं, या यूं कह लें उसे वो नैतिक कार्य मानते हैं, अनैतिक कार्य नहीं मानते हैं। यानी कि आत्म केंद्रित नैतिकता के स्तर में चोरी करना, झूठ बोलना, कोई भी अनैतिक व्यवहार यदि उनको कोई लाभ पहुंचा रहा है तो उसको वो नैतिक मानेंगे, अनैतिक नहीं मानेंगे। यहीं से उनके नैतिकता का निर्धारण होता है। ये उम्र की विशेषता होती है, लेकिन उम्र की विशेषताओं को अगर सही दिशा नहीं दी गई तो वो कब आदत बन जाएंगी इसमें भी कहा नहीं जा सकता है। यानी कि जो घटिया स्तर की नैतिकता है वह कई बार आदत का रूप ले लेती है। सही शैक्षिक परिवेश अगर नहीं बच्चे को दिया गया, उसका दिशा निर्देशन नहीं किया, अगर आप गाइड नहीं कर रहे हो बच्चे की आदतों को, तो जो घटिया नैतिकता है उसकी वो धीरे धीरे आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वही नैतिकता धारण कर लेगा। तो जब वही नैतिकता वो धारण कर लेगा तो वो नैतिकहीन हो जाएगा सामाजिक नजरिए से। तो पहली नैतिकता का स्तर तो ये हो गया कि स्वार्थ के दायरे में रह करके सही गलत का निर्णय लेना। यदि कोई व्यवहार बहुत नैतिक व्यवहार है लेकिन उस नैतिक व्यवहार से बच्चे को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उससे उसको कष्ट मिल रहा है, तो वह उस व्यवहार को नहीं करेगा, उसको अनैतिक मानेगा। दूसरी अवस्था यहां पर समझाता है दंड एवं आज्ञा पालन की। दूसरा उपस्तर क्या समझाता है? दंड एवं आज्ञा पालन का। दंड एवं आज्ञा पालन में क्या होता है कि इसमें
डरता है बच्चा। दंड एवं आज्ञा पालन में पनिशमेंट एंड ऑडियंस ओरिएंटेशन, इसमें क्या करता है, बच्चा डर बस किसी चीज का निर्णय लेता है, यानी कि उसकी नैतिकता आधारित होती है दंड एवं आज्ञा पालन पर। पहली बात कि दंड से डरता है, इस अवस्था का बच्चा दंड से डरता है, यानी कि किसी व्यवहार के करने पर यदि उसे डर होता है कि वह पीटा जाएगा या उसे शारीरिक रूप से दंडित किया जाएगा, तब वह उस व्यवहार को नहीं करना पसंद करता है। उदाहरण के लिए अगर आप पढ़िए, यदि कोई बच्चा गाली देना सीख रहा है और गाली देना सीख रहा है, यदि उसे दंडित नहीं किया जाएगा, उस पर उसे डांटा नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा, तो वह उस कार्य को कभी भी अनैतिक नहीं मानेगा। धीरे धीरे वह आदत में अपने ढाल लेगा या उसकी नैतिकता बन जाएगी। बच्चा डर बस चोरी नहीं करता है, यदि चोरी करने पर उसे दंडित नहीं किया जाता है, डांटा नहीं जाता है, बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है, तब यह उसकी नैतिकता का हिस्सा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, आज्ञा पालन की अभिमुखता बच्चों में पाई जाती है। आज्ञा पालन की अभिमुखता मतलब बड़े लोगों की बातों को मानना वह स्वीकार इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यह सार्वभौमिक होता है। मतलब उसका मानना होता है कि माता पिता, गुरु या उम्र में बड़े लोगों की बातों को इसलिए मानना है क्योंकि इनकी बातें सार्वभौमिक होती हैं, सत्य होती हैं, हमेशा सही दिशा देते हैं। ये लोग गलत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उम्र इतनी कम होती है कि बालक अपनी नैतिकता का गलत सही का निर्धारण वो नहीं कर पाता है, उसमें इतनी तार्किकता का विकास नहीं हुआ होता है कि वह गलत सही का निर्धारण स्वयं से कर पाए। यहाँ पर इस अवस्था में, इस उपस्तर पर उसकी नैतिकता का यही आधार होता है कि या तो डर बस नैतिक या अनैतिक व्यवहार की तरफ झुकेगा, नहीं तो आज्ञा पालन को ध्यान में रखेगा। डर बस में कई बार यहीं से बालक अनैतिक भी हो जाता है, नैतिक भी हो जाता है, जो उसकी आदत का हिस्सा बन जाता है। बाद में जो चीजें इस अवस्था में आदत में बैठ जाएंगी, वो बाद में किशोरावस्था में पहुंचने के बाद, 12 वर्ष के बाद की अवस्था में जो एंट्री करेगा, तो इतनी तार्किकता विकसित हो जाती है, फिर भी वो अपनी आदत से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वही उसकी नैतिकता हो जाएगी। फिर उसी नैतिकता के सांचे में पूरे सामाजिक मानक को कसना शुरू कर देगा और अपना व्यवहार और अपना चरित्र निर्धारित करना शुरू कर देगा। तो ये दंड एवं आज्ञा पालन की बात करता है कि अब आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछेगा, हम तो बिल्कुल सिद्धांत पर सेंट्राइज होकर के आपको समझा रहे हैं। सेंटर हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत है, लेकिन एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहां से आएंगे, तो उसका दायरा थोड़ा सा व्यापक हो सकता है। दायरा कैसा व्यापक हो सकता है, कोई कहानी दे सकता है, कोई कथन दे सकता है कि कोई बालक बैग से कलम चुरा लेता है और दूसरा बच्चा उसको डर दिखाता है कि हम प्रिंसिपल से या टीचर से शिकायत कर देंगे, फिर बच्चा वो चोरी करने की आदत को छोड़ देता है, तो वह बच्चा किस नैतिक स्तर का हो सकता है। तो दोनों बच्चों को लेकर के प्रश्न पूछ सकता है कि जो शिकायत करने को कहता है वो, और जो शिकायत करने के डर से चोरी करना बंद कर देता है वो। ये चीजें यहीं पर आ जाएंगी। दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता बच्चे में देखने को मिलती है। इसी आज्ञा पालन की अभिमुखता के कारण ही बच्चे बड़े लोगों के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि उनके नजरिए में बड़े लोगों के आज्ञा पालन करने से बड़े लोग उनको सम्मान देंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनको महत्व देंगे, तो कुछ तो महत्व प्राप्त करने के लिए भी ऐसा करते हैं। एक और अवस्था यहाँ पर समझाया गया है, उपअवस्था यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था को बताया गया है। यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था जो बताई गई है नैतिकता का, इसमें क्या होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति तब ही करना चाहते हैं जब उनकी पूर्ति कर सकने में वो समर्थ होते हैं, यानी आंतरिक होते हैं बिल्कुल। वो अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति तभी करने का प्रयत्न करते हैं जब वो ये समझ लेते हैं कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। वो अपने से प्रोत्साहित होते हैं, स्वयं से प्रोत्साहित होते हैं, और इस बात को समझते हैं कि संबंध सभी के प्रति निष्ठा, न्याय तथा समर्पण भाव से न बन करके स्थूल निर्भरता के आधार पर बनते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। यानी कि यहाँ उत्तरदायित्व का लक्षण दिखाई पड़ता है बच्चों कि वो उसी व्यक्ति को तवज्जो देते हैं, यांत्रिक होते हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं कि वह व्यक्ति यांत्रिक है, बिल्कुल यांत्रिक होने का मतलब क्या है कि अपने लाभ को ध्यान में रखना, कि जो व्यक्ति उस बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है उसी व्यक्ति के प्रति उनके नैतिकता का प्रदर्शन वो कर सकते हैं, यानी उसी व्यक्ति के प्रति नैतिक व्यवहार वो करेंगे जिनसे उनका कोई ना कोई लाभ जुड़ा हो, यानी जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो किसी न किसी रूप में, वो उन्हीं व्यक्तियों के बातों को स्वीकार करेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के बताए गए आदर्शों का अनुसरण करेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के बताए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे। यह यांत्रिकता की भी भावना इसी अवस्था में पाई जाती है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परंपरागत नैतिक स्तर में क्या बताता है कोहलबर्ग। परंपरागत नैतिक स्तर में थोड़ी सी उम्र बच्चे की आगे निकल लेती है, थोड़ी सी उम्र में वो बड़ा होता है जब वो परंपरागत नैतिक स्तर में प्रवेश करता है। परंपरागत नैतिक स्तर में भी दो उपस्तरीय समझाया है। परंपरागत नैतिक स्तर में दो उपस्तरीय कौन सा समझाता है, एक समझाता है परस्पर एक रूपता अभिमुखता, परस्पर एक रूपता अभिमुखता।
सो दूसरे शब्दों में आसान करके ये समझ सकते हैं हम लोग यानी प्रशंसा की भावना हम कह सकते हैं, प्रशंसा की अभिमुखता। दूसरी जो सरल शब्दावली इसकी हो सकती है वो प्रशंसा की अभिमुखता या प्रशंसा की अवस्था हम लोग कह सकते हैं। मतलब है कि इस अवस्था में आने के बाद पहले इस पर फोकस करिए, तब इस पर आइएगा तो चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। परंपरागत को स्पष्ट कर लीजिए। पहले परंपरा क्या होती है? वह जो पहले से समाज द्वारा मान्य रीति रिवाज चले आ रहे हैं वही परंपरा होते हैं। तो ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो जा रही है। यदि कोई व्यवहार हमारा सामाजिक नियमों सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि समाज हमको तवज्जो देगा। यदि हम समाज से हट करके कोई कार्य कर रहे हैं, समाज के जो बताए गए नीति और निर्देश हैं या समाज के द्वारा जो निर्धारित मानक हैं, अगर उससे इतर हट करके हमारा व्यवहार कोई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि समाज हमको तवज्जो नहीं देगा। इसीलिए इस स्तर को परंपरागत कहते हैं। लेकिन ये जो समाज के मानकों का अनुपालन है, सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग व्यवहार करने की जो हमारी प्रक्रिया है, यह भी दो चरणों में विभक्त होती है। वो दो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है परस्पर एकरूपता की अभिमुखता, या यूं कह लें कि प्रशंसा की अभिमुखता। यानी कि अब बालक जो 8 वर्ष से ऊपर का बालक है, वो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही व्यवहार करते हैं। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए व्यवहार करने का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य करने से यदि उनकी प्रशंसा की गई, वह उस व्यवहार को नैतिक मानेंगे, वही व्यवहार वह नैतिक मानेंगे। जिस पर वो प्रशंसा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उसको वो नैतिक नहीं मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर गाली देने पर भी बालक को प्रशंसा प्राप्त हो गई, तब वह गाली देने की प्रक्रिया को कभी भी अनैतिक नहीं मान सकता है। यानी कि प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा होती है। और प्रशंसा मिलेगी कैसे? परंपरागत हुआ ये क्यों? क्योंकि प्रशंसा तभी मिलेगी जब समाज के नियमों के अकॉर्डिंग व्यवहार होगा, इसलिए ये परंपरागत है। लेकिन कई बार समाज के नियमों के भी अकॉर्डिंग प्रशंसा नहीं मिलती है। समाज के नियमों से इतर कोई व्यवहार करने वाला बालक अगर है तो उसकी प्रशंसा लोग कर देते हैं। जैसे बच्चा यदि किसी बड़े को, उम्र में बड़े को, जैसे हमारी कंट्री में जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है वह अलग तरीके का है। यदि अपने जिस देश का बालक हो, जिस स्थान जिस परिवेश का बालक हो, उस परिवेश का एक नियम एक मानक होता है। यदि वह उस नियम उस मानक के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है तो जाहिर सी बात उसे प्रशंसा मिलती है। लेकिन कई बार समाज में ऐसे लोग भी बालक के इर्द गिर्द होते हैं जो मानकों के अकॉर्डिंग व्यवहार करने पर तो प्रशंसा नहीं करते हैं, मानकों से हट करके यदि बालक व्यवहार कर गया तो उसकी प्रशंसा वो कर देते हैं। जैसे यदि उम्र में किसी बड़े व्यक्ति को नाम से संबोधन कर दिया बच्चा या गाली पुकार दिया कोई भी, तो उसको प्रशंसित कर दिया जाए, उसको मुस्कुरा दिया जाए, हंस करके उसका स्वागत किया जाए, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि ये कार्य करने से उसको प्रशंसा मिल रही है, इसलिए उसको वो आदत में ढालना शुरू कर देगा, उसको वो नैतिकता मान लेगा। अच्छा लड़की अच्छी लड़की अच्छा लड़का का भाव, एक प्रश्न भी आता है सीटेट में कि किस नैतिक स्तर में ये पाया जाता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो अच्छा और अच्छी ये तारीफ ही तो है, प्रशंसा ही तो है। यदि किसी काम को करने से, ये जैसे 30-40 बच्चे क्लासरूम में होंगे, किसी को आप किसी बच्चे का परिचय कराइए किसी अपने सह अध्यापक के साथ कि भला वो बहुत अच्छा लड़का है। अब वो बहुत अच्छा लड़का है तो उसमें एक प्रकार का मोटिवेशन जागृत हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा वो। फिर आप अगर आप कोई आदेश उसको दे रहे हो तो उस आदेश का अनुपालन वो बहुत जल्दी करता है। विद्यालय में आप बचपन में महसूस किए होंगे कि यदि टीचर बोल देता था कि बेटा ये चेयर लेकर के आओ, तो कई बच्चे दौड़ते थे चेयर लेने के लिए। क्यों? प्रशंसा चाहते हैं, वो नजरों में स्थापित होना चाहते हैं। तो प्रशंसा के कारण वो किसी बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ना तो आज्ञा पालन होता है ना तो भय होता है। भय दंड की स्थिति और आज्ञा पालन की स्थिति नहीं है। यहाँ केवल उनका उद्देश्य होता है नैतिकता, और अनैतिकता का होना केवल प्रशंसा पर आधारित होता है। पहली अवस्था हो गई। दूसरी क्या है? अधिकार संरक्षण की अभिमुखता या सामाजिक नियमों के प्रति जागरूकता। अधिकार संरक्षण की अभिमुखता। अधिकार संरक्षण की अभिमुखता, इसमें क्या होता है? इसमें सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों तथा दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित हो जाते हैं। वे सर्वहित दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि समाज में एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था होती है तथा व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी व्यक्ति के द्वारा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यानी यहां पर उनकी समझ सामाजिक नियमों के प्रति थोड़ी सी बढ़ जाती है। सामाजिक नियमों के प्रति जो उनकी समझ थोड़ी सी बढ़ती है, उसमें होता क्या है? वो ये मानने लगते हैं कि समाज हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, चाहे तो हमारी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम उन नियमों उन मानकों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं जो समाज के द्वारा बनाया गया है। उनकी ये नैतिकता हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है? सामाजिक मानक को ध्यान में रखना या सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना, फिर चाहे उनका व्यक्तिगत
नुकसान ही क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो सामाजिक सामाजिक नियम बनाए गए हैं, वो सामाजिक नियम सबको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, उसका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक नियमों के प्रति जागरूकता का स्तर हो जाता है यहाँ पर, इसलिए वो मान्य नियम और कानून के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगते हैं। अब मान्य नियम और कानून के अकॉर्डिंग जब व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए परंपरागत नैतिक स्तर में वो हैं। अब उनकी हानि हो किसी व्यवहार के करने से या उनका लाभ हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि क्या उनका व्यवहार मानक के अकॉर्डिंग है, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ज्यादातर जागरूकता उनमें ये पाई जाती है कि उनका व्यवहार इस अवस्था में आकर के ज्यादातर मानकों के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं, नियमों के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं वो, यानी बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं। और यही अवस्था वो होती है, अगर आप देखेंगे, यदि हम अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं तो इसी अवस्था में बालक बाल्यावस्था में होता है, इसी अवस्था में बालक बाल्यावस्था में होता है। तो जब बाल्यावस्था में बालक होता है तो इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इसीलिए मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं क्योंकि ये बड़े लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए इनको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो जागरूक हो जाते हैं नियम और मानक के प्रति। जब जागरूकता नियम और मानक के प्रति होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ध्यान देकर के, बहुत बारीकी से वो अपने व्यवहारों को देखेंगे, उनके व्यवहार उनके होंगे, इसलिए वो शांतचित्त होकर के प्रत्येक चीजों को बारीकी से अध्ययन करके और वैसे ही नैतिकता का निर्माण वो अपने अंदर कर लेते हैं। लेकिन तर्क शक्ति अभी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई होती है कि वो अपने विवेक के सांचे में किसी भी नियम और कानून को लाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो समाज का नियम और मानक है उसका आप हमेशा अनुपालन ही करो। कई नियम और कई मानक ऐसे समाज के होते हैं जो जब के समाज के लिए बनाए गए होते हैं वो तब के समाज के लिए उपयोगी होते हैं, बाद के दिनों में आने वाले समय में जरूरी नहीं कि उसकी उपयोगिता उसी रूप में हो। तो यहाँ पर समझ कम होने के कारण बालक कई बार उसको नैतिकता में बैठा लेता है। उसी नैतिकता में हम लोगों के बैठा हुआ है जातिवाद। जो जातिवाद एक कुप्रथा बन चुका है, यह ऐसी परंपरा है जो इस समय हमारे समाज के लिए आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है, यह हमारे विकास के मार्ग को बाधित करता है। लेकिन चूंकि हमारी नैतिकता में यह स्थापित हो चुका है बचपन से ही, इसलिए हम हमारे अंदर से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ ऐसी ही नैतिकता का स्तर कई क्षेत्रों में हम लोग स्थापित कर लेते हैं अपने अंदर, जो हमारे विकास के मार्ग में बाधा जरूर पहुंचाता है, कोई लाभ उसका नहीं होता है, लेकिन फिर लाभ या हानि हम देखते ही नहीं। हम तो मानक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए हमारी जो नैतिकता है हम उसे हमेशा सत्य मानते हैं कि वो गलत हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जब बालक उत्तर परंपरागत स्तर में पहुंच जाता है, उत्तर परंपरागत स्तर का मतलब ये होता है कि परंपरा यानी रूढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर उठना, रूढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, परंपराओं से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, ये नैतिक स्तर जो होता है सर्वोत्कृष्ट नैतिक स्तर में आता है उत्तर परंपरागत, रूढ़ियों से ऊपर हट करके सोचना। उत्तर परंपरागत स्तर में क्या होता है? सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। आगे बढ़ते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर को समझते हैं। पीछे लिखे हुए हैं वहां समझा देते हैं। ये उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है। उत्तर परंपरागत स्तर में क्या है कि सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता की अवस्था होती है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता की अवस्था होती है। इसको बहुत आसान से शब्दों में अगर समझना हो तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक, मतलब सामाजिक समझौते। इसको आप आसानी से समझोगे तो सामाजिक समझौते की अवस्था, और इसको विवेकपूर्ण नैतिकता भी बोल सकते हैं। आसान शब्दों में इस तरीके से आप समझिए, इसको कह सकते हैं सामाजिक समझौते के नैतिकता का स्तर और इसको विवेकपूर्ण नैतिकता का स्तर बोल सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता जिसको बोलते हैं, शब्दावली ये प्रयोग में आ सकती है परीक्षा, इसलिए इसको लिख दिए। यहां पर समझिएगा सामाजिक समझौते में क्या होता है कि इस अवस्था में आने के बाद बालक समाज को समझौते के नजरिए से देखने लगता है। जाहिर सी बात है कब उसमें थोड़ी सी तर्कणा शक्ति का विकास हो चुका है। अब इस अवस्था में पहुंचने के बाद, इस स्तर पर पहुंचने के बाद बालक ये मानने लगता है कि समाज और उसके बीच एक प्रकार का समझौता हुआ है। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो समाज के नियम और मानक हैं वो हमारे हितों की जब तक सुरक्षा करेंगे तब तक हम उस समाज के नियम और कानून को मानेंगे। यदि समाज हमारे हितों की रक्षा कर पाने में असमर्थ होता है तब हम समाज के नियम और मानक नहीं मानेंगे। यानी कि हमारी नैतिकता विवेक पर आधारित थोड़ी सी होगी, अभी पूर्ण रूपेण विवेक के ऊपर नहीं है। अभी हम सभी प्रकार के समाज के नियम और कानून को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारी नैतिकता यह कह रही है कि समाज और हमारे बीच एक प्रकार के समझौतावादी सिद्धांत चल रहा है। समझौतावादी दृष्टिकोण से वो सोचने लगता है। क्या सोचता है? वो ये मानने लगता है कि जो नियम और कानून हमारे हितों की रक्षा करेगा वो हमारी नैतिकता होगा। यदि जो नियम और कानून हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर पाता है वो व्यवहार हमारा अनैतिक होगा। यानी कि समाज के मानकों को ध्यान में रख करके हम नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारण करते हैं। समाज के नियमों को हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि समाज हमारे हितों की सुरक्षा करता है। यदि हम समाज के नियम और मानक को तोड़ेंगे तो हमारे हित प्रभावित होंगे।
यदि हम समाज के नियम और कानून को मानेंगे तो हमारे हित सुरक्षित होंगे। यही समझौतावादी दृष्टिकोण है। ये थोड़ा सा बाकी की अवस्थाओं से, बाकी के स्तरों से ऊपर उठा हुआ स्तर है। लेकिन जब इसके ऊपर बालक चला जाता है, विवेक की अवस्था में जब वो प्रवेश कर जाता है, यानी कि पूर्ण रूपेण किशोरावस्था में जब बालक एंट्री कर चुका होता है, तो 13-12 वर्ष के बाद की अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है, जैसे उसमें तर्क क्षमता का विकास हो जाता है, अब वह विवेक के ढांचे पर देखने लगता है सामाजिक नियमों और मानकों को, यानी अपने विवेक के कसौटी पर कस करके वो नैतिक और अनैतिक व्यवहार का निर्धारण करने लगता है। जहां पर उसका विवेक उसको स्वीकृति देता है नैतिकता और अनैतिकता का, उसी को वो नैतिकता और अनैतिकता के सांचे में मानता है। यदि गाली देना, चोरी करना, कोई भी व्यवहार यदि उसके विवेक में सपोर्ट कर गया कि ये अनैतिक है, तो वह उस व्यवहार को अनैतिक मानेगा। यदि उसके विवेक में ये बात आ गई कि नहीं, ये व्यवहार नैतिक है, तो वो उस व्यवहार को नैतिक ही मानेगा। इस अवस्था में आने के बाद बच्चे किस प्रकार का जवाब देते हैं? जब बालक परंपरागत स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तो यहाँ पर बालक जो उत्तर देते हैं, यहाँ पर चोरी करने को स्वीकार करते हैं। जब वो सामाजिक समझौते पर होते हैं, तब वो चोरी करने को स्वीकार करते हैं। बच्चों का मानना यह होता है कि सामाजिक नियम एक दूसरे के लाभ के लिए बनाए गए हैं, इसलिए परिस्थिति को, तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आनी चाहिए। यानी उस समय परिस्थिति क्या है, सामाजिक नियम और कानून किस लिए बनाए गए हैं? वो हमारे हितों की रक्षा करें। यहाँ पर सामाजिक नियम कानून हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए उसको तोड़ना हमारी नैतिकता है, स्वीकार कर लिया। दूसरे में जब वो विवेकपूर्ण की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब बच्चे क्या जवाब देते हैं कि किसी भी मानव जीवन को बचाना मुख्य होता है। ये विवेक हो गया उनका। ये पहले वरीयता किसको दे रहे हैं? किसी व्यक्ति के जीवन को बचाना महत्वपूर्ण है, ना कि सामाजिक नियमों को मानना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के जीवन को बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसी संकटकालीन स्थिति में वो कहते हैं कि दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आनी चाहिए। विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। पहले वाले में वो किसका प्रयोग कर रहे हैं कि हम सामाजिक नियम तभी तक मानेंगे जब तक हमारे हित सुरक्षित हैं। यहाँ पर अगर हम सामाजिक नियम को मानेंगे तो दवा नहीं लेंगे, और जब दवा नहीं लेंगे तो पत्नी की मृत्यु होगी, और जब पत्नी की मृत्यु होगी तो हमारे हित बाधित हो रहे हैं। इसलिए हम तब तक केवल नियमों को मानेंगे जब तक हमारे हित बाधित ना हो। इसलिए दुकान तोड़ करके दवा चोरी कर लेना स्वीकार है। इस उदाहरण से मुझे लगता है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस अवस्था में जब बालक पहुंचते हैं तो उनका उत्तर होता है कि सबसे पहले मनुष्य किसी का जीवन बचाना अनिवार्य है, फिर बाकी चीजें गौण है। मुख्य क्या है? जीवन बचाना। इसलिए जीवन बचाने के लिए यदि चोरी करना हो जाए, तोड़ना हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ लेंगे, क्योंकि इतना तो विवेक है कि ये चोरी करने की आदत ही धारण नहीं कर लेंगे। जहां हित सुरक्षित देख रहे हैं, किसी व्यक्ति का नुकसान देख रहे हैं, वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वही बालक जब परंपरागत स्तर पर होता है, तो परंपरागत स्तर में एक बार फिर से हम उदाहरण दे देते हैं। वो बालक जब परंपरागत स्तर में होगा तो उसमें क्या होगा? इस स्तर पर जब बच्चे होंगे, तब उन्होंने हिंद के दवा चोरी करने की प्रक्रिया में किस तरीके का जवाब दिया कोहलबर्ग को। जब बालक परस्पर एक रूपता अभिमुखता में है, यानी ईगो सेंट्रिक जब जजमेंट उनका होता है, अहम केंद्रित जब निर्णय वो लेते हैं, तब वो उत्तर क्या देते हैं? वो देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा गलत व्यक्ति ही केवल करते हैं। ये परंपरा है। परंपरा में उन्होंने सीख रखा है कि चोरी करना नहीं चाहिए, चोरी करना पाप है। ये उनके मस्तिष्क में बैठ चुका है, उनकी नैतिकता में बैठ चुका है। इसलिए वो ये मान लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत बात है, चोरी करना गलत व्यवहार है। लेकिन जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, वो अधिकार संरक्षण की अवस्था में, तब उनका उत्तर क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की दुकान का ताला नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना सामाजिक प्रणाली के विरुद्ध होगा, हमें व्यक्तिगत हानि सहन करनी चाहिए। समझाया था हमने कि इस अवस्था में आने के बाद वो ये सोच लेते हैं कि सामाजिक नियमों और मानकों का अनुपालन करना चाहिए, चाहे उसके बदले में हमारी हानि ही क्यों ना हो जाए। तो इस आधार पर बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर हिंद को ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक दृष्टि से गलत बात है, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। सारे स्तरों का हमने उत्तर कहानी के अकॉर्डिंग समझा दिया। ऐसे ही बालक की नैतिकता का निर्धारण होता है। इसी के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की थ्योरी उसने समझाई, मॉरल डेवलपमेंट थॉट उसने प्रस्तुत किया। लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि नैतिक विकास की प्रक्रिया को हमने पहले ही बता दिया कि किसी ऐसे सिद्धांत के सांचे में आप उसे कस नहीं सकते हो। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर इसकी सही है जो उम्र के अकॉर्डिंग हमारी होती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की नैतिकता का विकास करना है, और बच्चों की नैतिकता कुछ इसी तरीके से डेवलप होती है जो बात ये कहता है। लेकिन फिर भी 100% ये नहीं सही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कल्चर दिखाया गया है वो कल्चर यूरोपियन है। हमारी कंट्री में ये 100% नहीं बैठता है। दूसरी चीज है कि एक आलोचना इसकी की जाती है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। आलोचना ये की जाती है कि यह सिद्धांत केवल पुरुषों के नैतिकता पर आधारित है, इसमें स्त्रियों के नैतिकता के स्तर की चर्चा कहीं भी नहीं की गई, इसकी यह आलोचना होती है। बस इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग समझेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास। धन्यवाद।